नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी पर, जो कि क्रैश कोर्स है आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले 3 साल से जनरल स्टडीज़ से कुछ टॉपिक लेता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और अभी मैं आपका टॉपिक ले रहा हूँ इंडियन पॉलिटी। इसके ख़त्म होने के बाद हम जो टॉपिक भी पढ़ेंगे, तो आज जो हमारी क्लास है वो है राइट टू फ्रीडम। हमारा टॉपिक चल रहा है जो कि मौलिक अधिकार की सेकंड टाइप है। इससे पहले मैं मौलिक अधिकार पे 2 क्लास ले चुका हूँ। ये क्रैश कोर्स है, इससे पहले हमारी 7 से 8 क्लास हो चुकी हैं। जो इस चैनल यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना, हमें ऑर्डर से ही पढ़ते हुए जा रहे हैं। और मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, अगर आप अच्छे से सारी वीडियोज़ देखोगे तो आपका इंडियन पॉलिटी का आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है राइट टू फ्रीडम। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। हम याद करने के तरीके भी जानेंगे, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम समझेंगे। संविधान का अनुच्छेद 19 बोलता है, इसके अंदर क्लोजेज हैं, 6 क्लोजेज हैं। सबसे पहले क्लोज 1 की बात करूं तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर 6 बेसिक फ्रीडम की बात की गई है। दे आर 6 बेसिक फ्रीडम, है ना, 6 मूल स्वतंत्रता की बात की गई है आर्टिकल नंबर 19 में। अब वो स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं जो इसके आगे हैं, वो सारे इसके एक्सेप्शनल है, अपवाद हैं। जैसे अगर हम बात करें 19A, ठीक है, 19(1)A जो ये बोलता है कि आपको आज़ादी है, फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। ठीक है, आप अपने आप को, मैं यहाँ पर खड़ा होकर मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का खुलकर विरोध कर सकता हूँ, और साथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना, प्रेस को भी ये स्वतंत्रता देती है एक्सप्रेस करने की। आप स्ट्राइक कर सकते हो, है ना भाई, आप अपना एक्सप्रेस करने के लिए कि हमको इस कंपनी का दुख है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइक भी कर सकते हो। ऐसी पावर हमें आर्टिकल 19(1)A देता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, आप किसी को डिफेम नहीं करोगे, है ना, समझ रहे होगे कि मुझे बोलने की आज़ादी है, मैं किसी को गाली गलौज दे दूँ, ऐसा नहीं कर सकते हम कि कोई चल रहा है उसको हम गाली दे दें। ठीक है, ये सभी इसके अंदर एक्सेप्शनल है कि आप किसी को डिफेम नहीं करोगे। एकता और अखंडता हमारे देश की ना खराब हो, ऐसा आप कुछ नहीं करोगे। आप कोर्ट की अवहेलना नहीं करोगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना, ये सभी इसके अंदर क्या है, अपवाद है। हमें अपवाद नहीं याद करने होते हैं। इसमें भी बोला गया कि आप इकट्ठे हो सकते हो, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, विदाउट आर्म्स, आप बिना हथियारों के इकट्ठा हो सकते हो शांति से, है ना। ये नहीं पर, लेकिन मैंने बताया आप एकता अखंडता बनाकर रखोगे। इसके अंदर अपवाद हर एक के अंदर है, इसके आगे सब इसके एक्सेप्शनल है, वो हमें याद नहीं करने हैं। ठीक है, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तीसरा बोलता है कि आप संगठन बना सकते हो, राइट टू मेक एसोसिएशन। ठीक है, आप क्या बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। ये डी बोलता है कि आप इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हो, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। आप इंडिया में कहीं पर भी फ्रीली घूम सकते हो, आप पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, ये आपकी फ्रीडम है, जो कि बात किसमें की गई है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है कि अगर आपको किसी भी जगह पर जाने से रोका जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए ऐसा किया गया होगा। ई कि आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो सॉरी, आप पूरी इंडिया में आपको कोई रोक नहीं सकता है। ई बोलता है कि आप कहीं पर भी रिसाइड रह सकते हो और सेटलमेंट कर सकते हो, राइट टू रिसाइड एंड सेटलमेंट। ठीक है, 19F, देखो F अभी ये नहीं है। ठीक है, याद रखना है कि आर्टिकल, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कौन सा, अब ये आर्टिकल को रिपील कर दिया गया था। ठीक है, इसको राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ से निकाल लिया गया था। ये हम बाद में बात करेंगे आर्टिकल 31 में, तो हम आप समझेंगे अच्छे से। F नहीं है, F के बाद यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, फिर G की बात करेंगे। और G बोलता है, F नहीं है तो G आएगा। G बोलता है कि आप कोई भी कार्य, प्रोफेशन अपनी मर्जी से कर सकते हो, राइट टू मेक प्रोफेशन ऑफ देयर ओन चॉइस। लेकिन यहाँ भी अपवाद है कि आप ऐसा कार्य नहीं करोगे जो कि देश अखंडता है। भाई आप बम बारूद बनाना स्टार्ट कर दो, आप नहीं बना सकते। मैंने बोला कि 19 के अंदर 6 स्वतंत्रता है, पहले 7 होती थी। ठीक है, पहले यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी की भी थी, वो उसको यहाँ से निकाल दिया गया है। पहले 7 थी, अब कितनी है, 6 है। 6 स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में बात की गई है।
तो हमें याद रखना है छह स्वतंत्रता। कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, या हमसे पूछे कि आर्टिकल 19(1) में कितनी स्वतंत्रता है, तो बोलेंगे 6 हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। याद कैसे करेंगे? हम याद कर सकते हैं 196 के नाम से कि 19 के अंदर 6 स्वतंत्रता है। ठीक है, डेट इज अबाउट आर्टिकल नंबर 19। तो हम याद भी साथ साथ करते हुए चलेंगे कि आपको याद करने में आसानी रहे हर चीज़ को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आर्टिकल 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है, ये बचाव करता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ये क्या है, चीज़ों को समझते हैं। भाई आपने कोई अपराध किया है, ठीक है, ऑफेंस, तो आपको दोष सिद्धि के लिए कैसे आप अपना बचाव करोगे वो बात करता है। जैसे भाई आपने कोई अपराध किया है आर्टिकल 20 में, या चोरी जो भी आपने किया है, तो ये बात करता है, इसके अंदर हम बात करें 3 प्रोटेक्शन की बात है कि प्रोटेक्शन, या हम बोल सकते हैं कि पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ। चीज़ों को समझना, क्लियर करते हैं कि चीज़ हम, भैया आपने आज पनिशमेंट, आज आपने कोई अपराध किया है, ठीक है, और वो केस प्रोसीड कर रहा है, वो चल रहा है, और 3 महीने बाद पार्लियामेंट ने वो जो सज़ा है उसको बढ़ा दिया है, कानून को चेंज कर दिया है, तो आपको सज़ा जिस दिन आपने अपराध किया है उसी दिन के अकॉर्डिंग मिलेगी, चेंज होने के बाद नहीं मिलेगी। यही बोलता है हमारा कि जो पनिशमेंट होगी वो प्रेजेंट लॉ के हिसाब से मिलेगी। इसी को बोलते हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, नो, इसको प्रोटेक्शन करता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, ये आपसे उससे बचाव करता है। ये प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम डबल जियोपार्डी, प्रोटेक्शन, इसमें 3 चीज़ हैं, फ्रॉम डबल जियोपार्डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ही एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये, तो एसएससी में दोहरी सज़ा। ठीक है, इसकी हिंदी पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी। दोहरी सज़ा को ये हमको बचाव करता है कि आपको दोहरी सज़ा नहीं मिलेगी। आपने एक मूवी देखी होगी अंधा कानून, उसमें अमिताभ बच्चन को सज़ा मिलती है 20 साल की कि आपने अमरीश पुरी को मारा है। वो कोर्ट में सिद्ध कर देता है उसका वकील, लेकिन जब वो 20 साल बाद आता है तो उसको अमरीश पुरी जिंदा मिलता है, और उसको फिर वो कोर्ट में ही मारता है और बोलता है कि मैं इसको मारने की सज़ा काट चुका हूँ, मुझे दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा संविधान बोलता है। डबल जियोपार्डी यानी दोहरी सज़ा का बचाव करता है कौन सा आर्टिकल 20। ये प्रोटेक्शन करता है जिसमें 3 है, फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि आप अपने अपराध की खुद गवाही नहीं करोगे, है ना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप खुद गवाह नहीं बन सकते हो। जैसे आपने मूवी देखी होगी सिम्बा, तो वो जब हवालात में होता है तो वो बोलता है कि ये मैंने किया है, लेकिन उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 20 मना करता है, और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, इससे हमें कोई वंचित भी नहीं रख सकता, है ना। अगर हमसे इनको वंचित रखेगा तो उसको मांगने के लिए हम कहा जा सकते हैं, न्यायपालिका जा सकते हैं। तो 20 याद रखना है। याद कैसे करेंगे, देखो 20 मतलब 420, यानी आपने क्या किया है, कोई अपराध किया है ना। 420 चोरी होती है, हमको जनरली याद रहता है। अब 420 हमने कोई अपराध किया है तो हमको क्या क्या नहीं होगा कि हमको सज़ा उस दिन के हिसाब से मिलेगी, दोहरी सज़ा नहीं मिलेगी, और हम खुद के गवाह नहीं बन सकते। हम नहीं बोले कि हमने चोरी नहीं की है, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, 20 कैसे याद करेंगे, 420 के नाम से, 19 196 के नाम से। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 21 पर। देखिए, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सबसे एक्सपेंडेड आर्टिकल है ये। देखो, ये बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीने का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबसे एक्सपेंडेड आर्टिकल है।
भाई आपको जीने का अधिकार है। एक चीज़ समझना ध्यान से, जो हमारा संविधान में लिखा है, जो भी लिखा है, इसको समझने वाला न्यायपालिका है। इसका इंटरप्रेटर कौन है? न्यायपालिका है। तभी बोला जाता है कि इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशरी। अब हमारी जो न्यायपालिका ने इस आर्टिकल को कैसे कैसे इंटरप्रेट किया है, इसकी बहुत सारी डायरेक्शन आई हैं इससे। तो ये सबसे एक्सपेंडेड आर्टिकल है, लेकिन याद रखना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्शनल भी इसके साथ है। एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हमको जीने का अधिकार है, लेकिन जो लॉ का प्रोसीजर है उसके बाद। भाई लॉ कुछ बोलता है और आप कुछ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी तोड़फोड़ करोगे। हमने लॉ बनाया कि आप ये तोड़फोड़ नहीं करोगे, तो उसी के बाद आपको ऐसे राइट्स मिलेंगे। लेकिन अब लॉ तो कुछ भी बनाया, हमारे यहाँ लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। फिर पार्लियामेंट तो कुछ भी लॉ बना सकता है। भाई आप सांस नहीं लोगे, ऐसा लॉ बना दे तो दिक्कत हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आपको नेचुरल राइट्स तो मिलने ही चाहिए। पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है तो उसको भी चैलेंज करे जा सके, तो उसके लिए पहली बात तो जब संविधान हमारा स्टार्ट हुआ था तो यही था। लेकिन मिनर्वा मिल केस, मेनका गांधी केस हुआ था 1980 के अंदर, 1980 के अंदर, और उसने बोला कि भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भारत में फिर फॉलो होने लग गया। बोला गया कि नेचुरल राइट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। किसकी बात करता है ये? प्राकृतिक अधिकार। भाई आपको ऐसे राइट्स आपसे नहीं, लो ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो कि आपके नेचुरल राइट्स को उल्लंघन करता हो, ठीक है। तो ये देखो, हम इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कंसेप्ट यूके का है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कंसेप्ट यूएसए का है। देखो हमको वनडे एग्जाम के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, और ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ के लिए बात करता है, और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में ये अब दोनों ही फॉलो होते हैं, ठीक है। पहले केवल कौन सा था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये जो आया था, ये आया था मेनका गांधी केस के बाद। मैंने आपको अच्छे समझा है कि जो संविधान में लिखा होता है इसको समझने वाला न्यायपालिका को बोला जाता है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद मैंने बोला कि ये सबसे एक्सपेंडेड आर्टिकल है। न्यायपालिका ने इसको टाइम टू टाइम इंटरप्रेट किया है और इसको एक्सपेंड किया है। भाई आपको जीने का अधिकार है, तो आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, गुड एनवायरनमेंट, है ना। उसके अभी सुना होगा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने गुड एनवायरनमेंट देने के लिए एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बनाया कि आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। अगर हम बात करें कि आपको अपनी लाइफ डिग्निटी से जीनी है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है। राइट टू लाइफ में जैसे हम बात करें, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ हमेशा प्राइवेट रहेंगी। इसमें केस हुआ था टेलीफोन टैपिंग का, आपका फ़ोन कभी टैप भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, आपका फ़ोन कभी टैप भी नहीं हो सकता। अगर आपका कोई फ़ोन टैप करता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट, दैट इज़ द वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये न्यायपालिका ने समझा कि प्राइवेसी भी आपका कैसा अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। ऐसे अब इसमें बोला गया, इसमें बहुत सारे राइट टू सुसाइड होगा क्या? राइट टू सुसाइड नहीं होगा, पर न्यायपालिका ने बोला कि राइट टू सुसाइड जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है, ये आपके पास नहीं मिलेगा। और आपने सुना भी होगा कि एक संथारा, एक जैन धर्म की परंपरा है जिसमें वो भूखे रहते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, और वो बोलते हैं कि ऐसा करने से हमें किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उसको न्यायपालिका ने क्या समझा कि वो सुसाइड है, और इस वजह से संथारा को क्या इंडिया में क्या कर रखा है? बैन। राजस्थान हाई कोर्ट ने संथारा को बैन कर दिया था। आर्टिकल 21 का ये वोलेशन करता है, इस वजह से ये आर्टिकल 21 को फॉलो नहीं करता है। बहुत सारी इंटरप्रिटेशन आई हैं इससे हमारी। संथारा को बैन किया गया, सुसाइड बैन है, इसका मतलब राइट टू प्राइवेसी पर यहाँ पर एक हमारा लीगल राइट है। देखिए अगर हम लिव इन की बात करें तो वो भी हमारा एक जीने का अधिकार है ना, कि शादी से पहले हम घूमने जा सकते हैं या कहीं पे स्टे कर सकते हैं या हम बाहर रह सकते हैं, यस यू कैन। हमारा जो संविधान है ये राइट हमें देता है, ठीक है। किसके अंदर देता है? आर्टिकल 21 के तहत, है ना। मूवी भी देखियो कि हमने लुक्का छुपी, तो वो लीगल है, इलीगल नहीं है। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो अलग बात है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है, ठीक है। इट इज अबाउट आर्टिकल नंबर 21। संथारा की हमने बात की। एक सुना हुआ वर्ड यूथनासिया, इसको भी समझ लीजिए, एक क्वेश्चन बना यहां से। इच्छा मृत्यु बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? इच्छा मृत्यु।
कि दया मांगना कि मुझे भाई मरने दिया जाए, मैं ज़िंदगी से परेशान हूँ, तो इंडिया में पहले टोटली बैन था, लेकिन कई केसेस के अंदर पैसिव यूथनासिया की परमिशन मिली। ठीक है, हमको याद रखना है यूथनासिया इंडिया में परमिट नहीं है, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन पर आपको यूथनासिया परमिट किया जाता है। अगर हमसे पूछे कि पहला देश कौन सा था जिसने यूथनासिया को परमिट किया था, डेट इज कॉल्ड नीदरलैंड। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। यूथनासिया मतलब मर्सी किलिंग, कौन सी किलिंग भाई, दया, मर्सी किलिंग। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे सारे, अभी हम बस समझ रहे हैं। इट इज अबाउट आर्टिकल नंबर 21, करेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21A की। आर्टिकल 21A काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, ये बात करता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। देखो ये एक चीज़ समझ लेना कि जब मैं कैपिटल ए है तो ये आर्टिकल बाद में आया है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा होगा। अगर संविधान को अमेंड करना पड़ा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 368 आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट ने अमेंड किया होगा और उसका कोई ना कोई अमेंडमेंट नंबर होगा। आर्टिकल 21 से संविधान में अमेंड किया गया था, 86 टाइम अमेंडमेंट हुआ था, और कब हुआ था, 2002 में। राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रोविजन देता है। फ्री एंड कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, है ना। लेकिन इसका एक्ट बनाया गया था, अगर ऐसा नहीं है कि सभी को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। इसके अंदर प्रोविजन है कि आप इस फैमिली से होने चाहिए, अगर आपको फ्री पढ़ना है तो। ठीक है, तो वो 21A में बात की गई और संविधान में बाद में ऐड हुआ है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्वेश्चन कि राइट टू एजुकेशन इंडिया में कब इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, प्लीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब भारत में लागू हुआ है, क्या शिक्षा का अधिकार इंप्लीमेंट किस साल हुआ था, लेट हुआ था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डिट इज अबाउट आर्टिकल नंबर 21A। क्लियर है यहाँ तक, बोलो हाँ, समझ आ गया होगा सब कुछ। देखिए अगर हम पॉलिटी को समझने के हिसाब से करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम साथ साथ याद भी कर रहे हैं। 19 को हमने याद किया 196 के नाम से, 20 को हमने 420 की चोरी की थी यानी अपराध किया था, कैसे बचेंगे। 21 को हम कैसे याद करेंगे कि 21 का प्रसाद चढ़ाएंगे और जीने का अधिकार लेंगे। ठीक है ना, किसका अधिकार लेंगे, जीने का। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 के। आर्टिकल नंबर 22, संविधान का अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, ये बात करता है, प्रोटेक्शन करता है किसमें भाई, प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये बचाव करता है गिरफ्तारी और निरोध में। देखो पहले ये दोनों शब्द अगर मैं बात करूं, देखो एक होता है वर्ड डिटेंशन, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एक ही मतलब है, एक होता है अरेस्ट और एक होता है कस्टडी, है ना। ये 3 वर्ड होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। ये इसका ब्रॉडर है। डिटेंशन का मतलब है कि हमको शक के आधार पर पकड़ा गया है लेकिन हमारे पास कुछ प्रूफ है कि पुलिस के पास, तो अरेस्ट बोल देते हैं। कस्टडी जब उसको रख लिया जाता है कस्टडी के अंदर, तो ये इसका बॉर्डर टर्म होता है, डिटेंशन, अरेस्ट एंड कस्टडी। इसमें हमारा बचाव किया गया है। अगर हमको अरेस्ट किया जाएगा तो क्या क्या होगा, जैसे B22 क्लोज 1 और क्लोज 2 में देखो डिटेंशन भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव, ठीक है, और एक होता है पुनिटिव, इसको बोलते हैं दंडात्मक। देखो जो पुनिटिव होता है डिटेंशन, आपको पकड़ा गया है यानी आपने कुछ ना कुछ अपराध किया है, ठीक है, तब, लेकिन कुछ करने से पहले पकड़ लेना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। जो पहले 2 ये क्लोजेज हैं, ये बात करते हैं पुनिटिव की। 3 के अंदर एक्सेप्शनल है, इसके अंदर टोटल 7 क्लोज हैं। कितने क्लोज हैं टोटल, 7 है। हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन 2 बातें समझ लीजिए। जो शुरू के 2 क्लोज हैं वो पुनिटिव की बात करते हैं। इसका मतलब सिंपल यहाँ पर यह है कि आपने कुछ ना कुछ किया है और उसके बाद आपको डिटेंशन या अरेस्ट किया गया है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोलता है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो 24 आवर्स के अंदर जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके पास लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं ला पाए तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई भी
आपका जो राइट्स है वो छीन नहीं सकता है। तो 24 आवर्स राइट टू प्रोड्यूस विद इन 24 आवर्स बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, निकटतम मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर लाना पड़ेगा। साथ में बताना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट करने का कारण क्या है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। भैया अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो रीज़न बताओ, ठीक है, उसका कारण क्या है अरेस्ट करने का। तीसरा, अगर इसके अंदर ये अगर हम बात करें कि आप अपनी मर्जी का लॉयर ले सकते हो। भाई अपने आप को अपने डिफेंड करना है, आपको बचाना है। राइट टू डिफेंड विद लॉयर ऑफ देयर ओन चॉइस। आप अपनी मर्जी के वकील से अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। इसमें बहुत सारी डायरेक्शन भी आई थी, वे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो सभी को समानता रहे। तो हमारे न्यायपालिका ने जजमेंट दी थी कि जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं तो उसको गवर्नमेंट वकील मुहैया कराएगी, ठीक है, तो हम बाद में बात करेंगे। तो 24 आवर्स ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और लॉयर, अपनी मर्जी से लॉयर रख सकता है, अरेस्ट का बताओ 24 घंटे में प्रोड्यूस करो, ये कौन सा बोलता है आर्टिकल 22। लेकिन देयर आर सम प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, जिसकी बात की गई है 4, 5, 6, 7 इन क्लोजेस के, इसमें बात की गई है 3 में इसका एक्सेप्शनल दिया गया है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है और टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ने लॉ भी बनाए हैं कि कुछ करने से पहले पकड़ लेना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ, आपने सुना होगा पोटा, है ना, टाडा। संजय दत्त पर वो कुछ हथियार ले रहा था कि कुछ करने जा रहा था, उससे पहले उसे पकड़ लिया था। उस पर क्या लगी थी धारा, टाडा, टेररिज्म एंड डिस्क्रिप्टिव एक्ट, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं। जैसे अगर बात करूँ, पोटा 2002 में बनाया गया था, अब इसको रिपील कर दिया गया है। इसको 1885 में बनाया गया था, इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें, आजकल काफ़ी न्यूज़ में है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको हम हिंदी में रासुका भी बोल देते हैं, जो कि 1980 में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था, ठीक है। ये दिखाते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, कुछ करने से पहले पकड़ लेना, कि हमको लग रहा है कि कुछ देश की एकता और अखंडता में दिक्कत लाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके अंदर बहुत सारे और भी लॉ हैं, जैसे मीज़ा, ये भी खत्म हो चुका है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, देखो इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है हमसे। टाडा है टेररिज्म एंड डिस्क्रिप्टिव एक्ट, आपको नोट्स में मिल जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कॉफी पोजा, ठीक है, ये अभी चल रहा है कॉफी पोजा। चलो मैं बता देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ फोन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है ना, प्रिवेंशन कंजर्वेशन ऑफ फोन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, ठीक है। तो ये बात करता है कॉफ़ी पोजा, अभी ये लीगल है, ये चल रहा है। ये पोटा, मीज़ा, टाडा खत्म हो चुके हैं। तो ये हमने बात की आर्टिकल नंबर 22 की। उम्मीद करता हूँ समझ आया हुआ सभी। और आज हमारा ख़त्म हुआ राइट टू फ्रीडम। अगली क्लास में हम समझेंगे अगले आर्टिकल्स। आपसे मैंने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, जरूर बताना है आपको कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में कब इम्प्लीमेंट किया। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वनडे एग्ज़ाम के लिए जितना भी हो सके आपको कंटेंट दिया जाए, ठीक है। इट इज़ अ क्रैश कोर्स, हम डिटेल में बहुत बात कर सकते हैं, पर अभी 10-15 मिनट की वीडियो आप डेली देखोगे तो पॉलिटी आपका आराम से कवर हो जाएगा। थैंक यू।